सर, वर्तमान समय में सभी उम्र के लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के नशे की लत फैली हुई है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या सुधार देखते हैं? बड़ा अजीब लगेगा अगर हम कहें कि जिंदगी में एक थोड़ा नशा जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस जब संत समागम चलता था तो बीच बीच में अपने चौके में चले जाते थे और मां शारदा कहती थी, ये क्या है? सारे लोग बैठे हुए हो, तुम किचन में चले आते हो, अच्छा लगता है क्या? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जीवन में मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, ये थोड़ा सा खाने का नशा बचा हुआ है, और जिस दिन ये भी छूट जाएगा तुम समझ लेना कि अब मैं जीने वाला नहीं हूं। कुछ महीने उपरांत एक दिन मां शारदा खाना लेके आई और रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं, इच्छा नहीं है। ये कई घरों में आम बात होती है, लेकिन उस दिन मां शारदा के हाथ से थाली छूट गई और 2-3 दिन रामकृष्ण परमहंस बचे। तो जो पहुंचे हुए हैं, वो नशा चाहे खाने का हो चाहे किसी और का, वो जीने के लिए पाले हुए हैं। और कईयों के लिए जीना इतना बोझल हो गया कि सोने के लिए जरूरी है। ध्यान और नशे में अंतर है। जब परमहंस ध्यान में होते थे तो नशा में नहीं होते थे। लोग भगवान के ध्यान को ही नशा मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा नशा कहते हैं लोग। लेकिन नशे में और ध्यान में थोड़ा अंतर है। कोई भी दुनिया का नशा, चाहे वो हेरोइन का हो, अफीम का हो, वो नाभि के नीचे नहीं जाता। नाभि, जिसको भारत में स्वादिष्ठान या डेथ सेंटर बोलते हैं, तो वो डेथ सेंटर में जाता है। तो जितने साधु संत गांजा, भांग वगैरह लेते हैं, वो बेसिकली मौत को पहले अंगीकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस तभी बनते हैं जब इस नशे से ऊपर आते हैं। शिव सारे नशों का अंतिम चरण कहा जाता है, और उनके जो सेवक हैं काल भैरव, वो शराब उनको चढ़ाई जाती है मंदिरों में, उज्जैन में खास तौर पे। तो जब चेतना की जरूरत ना हो, निर्णय लेने की जरूरत ना हो, तब शराब वगैरह चल जाती है। लेकिन जब जागृत रहना है नशे के बाद भी, तो जो प्राकृतिक नशे हैं वो ठीक है, जो ताजे हैं, चाहे गांजा हो, तमाकू हो, अफीम हो, पोपया सीड हो, डोडा हो। और जब उसमें चेतनता का आपको कोई जरूरत नहीं है, आर्डर को मानना है, तो सड़े गले नशे आप ले सकते हैं, बियर, दारू, कोई भी वेरिएंट। तो जो इन द सर्विस ऑफ डेथ हैं, बिना निर्णय के, जैसे आर्मी, शराब चल जाएगी। गांजा भांग वहां शायद दिक्कत देगा। लेकिन जो साधु संत हैं, वहां शराब नहीं चलेगी। वहां जागृतता जरूरी है। डेथ के प्रति डर खत्म करना जरूरी है। अपनी डेथ, दूसरे की डेथ नहीं। जो आर्मी में हैं और जो दूसरे ऐसे जगह हैं, वो दूसरे की जान लेने में डर ना हो, एक नशा रहे, तो पता ही नहीं, चीजें चल जाएंगी। कहते हैं कि जो कलयुग शुरू हुआ
तो कलयुग ने समय मांगा, कहाँ कहाँ जगह मांगी, तो उन्होंने कहा शराब घर, सोना, चोरी चकारी, इस जगह हमको दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, हम कहीं जगह नहीं दे सकते। तो उसने कहा चोरी के सोने में तो दे दो। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने हाँ बोला तो वो उनके मुकुट पे आ गए, क्योंकि उनका मुकुट कमाया हुआ नहीं था। तो कहते हैं कि सोने की मादकता अफीम की मादकता से 100 गुनी है। वो एक श्लोक है छोटा सा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए नर तेह पाए बोराए। जो सोने का नशा है वो पाके ही आदमी पागल होकर रखता है। उसको तो खाने के बाद वो उससे 100 गुना नशा है। तो दुनिया में जितने बड़े नशेलची हैं वो सोने के पीछे भागे हुए, और अपने नशे की पूर्ति के लिए दूसरे को नशे में रखते हैं, जिससे वो हमारा काम करते रहे। भारत में कहते हैं 200 बरस 150 बरस पहले कि एक सज्जन ने कहा कि हमको गाय का मांस खाना है यार, दे दो। तलवारें निकल गई। उन्होंने कहा नहीं, मजाक कर रहे थे, तलवार मत, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि तुम्हारी कितनी श्रद्धा है गाय के प्रति। 1857 की क्रांति, बगावत कहो, गदर कहो, इंसाइट कहो, या इंटरनल रिवोल्ट कहो, कुछ भी कहो, मंगल पांडे और बाकी लोग इसलिए उकसे कि जो कारतूस होते हैं उसमें गाय का मांस होता है इस तरह से, और पूरे भारत में क्रांति हुई। 160 बरस हुए, शर्म से चेहरा डूबेगा नहीं किसी का, लेकिन आज इंडिया लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। ये कैसे हो गया? कहते हैं कि एक आदमी से कहा गया कि चोरी कर लाओ, रेप कर दो, मर्डर कर दो। बोला नहीं नहीं, बोले मजाक कर रहे थे हम, थोड़ी ना, चलो पार्टी करते हैं। उसको शराब पिलाई, आराम से रहा, और वो तीनों काम उसने किए। यहां उस सज्जन ने चाय पिलाई, दूध की, चाय का नशा, कॉफी का नशा, और विदेशियों को नहीं करना पड़ा, आपने स्वतः गाय के प्रति अत्याचार शुरू कर दिए, जिसके कारण गदर हुई। वो सारे शहीद आज माथा पकड़ के रोएंगे कि इसके लिए लड़े थे। सब तो अपने आप ही काटने मारने को तैयार है, उसके प्रति जास्ती करने को तैयार है। और सरकारें, अमेरिका में कहते हैं कि लोग पेप्सी की सरकार है या कोक की सरकार है, और भारत के लिए कहते हैं किसका चाय का प्याला पिया, उस चाय वाले की सरकार है, उस पर टैक्स ले रही है, गलत काम प्रोवोक कर रही है, प्रमोट कर रही है, और चेहरा ठीक नजर आए इसलिए प्रचार के गलत चीजें। और दुर्भाग्य यह कि चाय और कॉफी को तो नशा भी नहीं माना गया, जिसने इतना अत्याचार किया देश पे, जिसने पूरे पैराडाइम शिफ्ट कर दिए। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश में मार्गदर्शक कहे जाते हैं, जिनको भारतीय मानस मानता है, अधिकांश साधु संत इससे भी अछूते नहीं रहे। तो किससे आशा करोगे कि नया मार्गदर्शन दे? बहुत बिरले ही हैं, शायद स्वामी शिवानंद जैसे लोग, या कुछ हिमालय में और, जो चाय का सेवन नहीं करते, कॉफी का सेवन नहीं करते। बहुत बिरले हैं जो ध्यान में हैं। उनके पास कोई जाए, या एक सामूहिक हम प्रण लें और जागृति में निर्णय लें, तो एक नया मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
कहते हैं कि हम बॉटम में नहीं, हम तो ड्रिल करके रॉक बॉटम पे पहुंच गए हैं, अगर एथिक्स और एटिकेट्स की और जो धर्म की बात हम करते हैं। और लगता है कि चट्टानों में अभी छेद करने की कोशिश करेंगे जहां तक नशे की बात है। गौरव की बात करते हैं हम, हमारी आंखें पीछे हो गई। आज हम नहीं देखते जितने भी काउ विजिलेंट हैं, सरकार, कोर्ट, पुलिस, सब इस अत्याचार में शामिल है। और सबसे घिनौना काम यह है कि इस पे टैक्स लेते हैं, उससे सरकार चलती। तो जैसा अन्न वैसा मन, मन खराब हो गए लोगों के। अपनी चड्डी धुलती नहीं, पूरी दुनिया में घूमेंगे कि हम अच्छे संबंध बनाएंगे, भारत का नाम होगा। इंटरनल स्ट्रेंथ से हमारे संबंध बनते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना घर ठीक करने की जरूरत है। कमोबेश दूध और जो चीनी और चाय पत्ती के कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ, हमारी आस्था और श्रद्धा जो धूल धूसरित हुई, उसको फिर से ठीक करने की जरूरत है। तो जितने साधु संत हैं, अगर वो थोड़े जागृत हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले वो इस सेवन को बंद करें। और सरकार से आग्रह तो बाद में होगा कि वो ऐसे करों से बचें और ऐसे प्रचारों से बचें जो उनके कंट्राडिक्टरी होने का प्रमाण दें, कि आप उसके टैक्स से सरकार चला रहे हैं, आप छोड़ नहीं सकते, पैसा बहुत है। और ठीक दिखने के लिए आप सिगरेट के पैकेट में गले का और गंदा गंदा फोटो लगा देते हैं, हर टीवी में ऐड दे देते हैं। डॉक्टर लोग आ जाते हैं कि उम्र कम होती है सिगरेट पीने से। हमको एक डॉक्टर नहीं मिला आज तक, बहुत सारे डॉक्टरों से परिचय है, कि भैया इसकी उम्र ज्योतिष के हिसाब से 80 बरस थी, सिगरेट पीने से क्या 72 बरस में मर गया? 80 में ही मरता। बहुत सिगरेट पीते हैं। कैंसर सिगरेट से नहीं होता, कैंसर होता है हेल्पलेसनेस से। हार्ट अटैक सिगरेट बीड़ी से नहीं होता, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस से ये चीजें होती। दारू पीने से लिक्विड है, इंटेस्टाइन की नलियों में कड़ापन आता है, धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन खराब होती। अगर आप घी पी रहे हैं साथ में, तो वो भी असर नहीं करेंगे। तो सड़े गले नशे से दिमाग में सड़ांध आएगी, और जो ताजे नशे हैं, प्राकृतिक हैं, उनसे सड़ांध नहीं आएगी, कम से कम एक अलग खुशबू आएगी। जैसे पिछले 150 वर्षों में हुआ कि कपास आपके यहां से ले जाते थे और मैनचेस्टर से कपड़े आते थे। आपके यहां कपड़े बनाने पे पाबंदी, आपके जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग और जो हस्तकरघा वाले थे, वो बंद कर दिए। ऐसे ही आपके यहां तंबाकू पैदा करना बंद कर दिया, सरकार ने कंट्रोल में ले लिया। सिगरेट के लिए बीटीसी, आईटीसी आ गए, गॉडफ्रे फिलिप्स आज भी चल रहे हैं। एक सिगरेट जो 15 रुपए की बिकती है, अच्छी ब्रांडेड, उसमें 10 पैसे का तंबाकू होता है, 50 पैसे का कागज, 50 पैसे का ज्यादा से ज्यादा फिल्टर। 1 रुपए की सिगरेट 15 में बेच रहे हैं, और हर बजट में उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। आधा सरकार खाएगी, आधा कंपनी खाएगी। और जो अधिकारी हैं, वो स्टेटस को रखो, बदलो मत, ऐसे ही होगा। सरकारें बदलना आसान है, इंस्टीट्यूशंस खड़े करना मुश्किल है। चाणक्य ने कहा कि हम तो तक्षशिला बचाने के लिए मगध आए थे, हमको नहीं पता था कि सरकार हम बदल देंगे। पिछले 70 वर्षों में बहुत सरकारें बदली हैं, इसलिए कोई गुमान में ना रहे कि हम बहुत बड़े हो गए।
चाणक्य भी एक इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर पाए और पतन जारी है 2500-3000 वर्षों से देश का। तो आज अगर जरूरी है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े करना जरूरी है जो बताएं कि क्या ठीक है क्या गलत है। और फिर सरकार भगवान बनने की कोशिश क्यों करती है कि सारी चीजें अपने पास, कुछ समाज के लिए छोड़ दो। कितना नशा करना है, तुम अपने पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से या जुडिशरी से कितना काम कर सकते हो। राष्ट्रीय पार्टी जिसकी राष्ट्र में सरकार है वो एक प्रदेश में नशाबंदी की बात करती है, दूसरे प्रदेश में उसी की सरकार कहती है कि हम मोरल पुलिसिंग नहीं करेंगे, हमारे यहां तो बासी खाने की आदत है, सब लोग नशे के आदी, और खुद अपनी दारू की दुकान खोल लेते हैं। विदेश से कोई आता है तो कहता है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बाय एंड शॉप है, मतलब सरकार प्रोवाइड करा रही है। ये कैसी सरकार है? सरकारी गांजा भांग ठेका सरकार प्रमोट कर रही है, सरकारी चीजें, और फिर कहते हैं स्वास्थ्य खराब होता है। ये बहुत घिनौना और नीच कर्म है, इसको बंद होना चाहिए। जितनी जल्दी हो उतना देश ठीक होगा। अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है कि सबको आदत है और हम कह रहे हैं कि जरूरी है, एक नशा नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। औरतों को चाय का नशा है थोड़ा बहुत, वो सबको खा गया है बेसिकली, उससे ऊपर निकलने। घरों में तुम देखोगे जहां रोजगार नहीं है, जहां बहुत परेशानी है, वहां आदमी क्या करे तो नशे में आदी हो जाता है। सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा तो उन्होंने कहा इसको नशे का आदी कर लो, विद्रोह भूल जाएगा। सरकार ने अपने ठेका भांग खोल दिया। पुलिस ने कहा कि तुम कभी भी पकड़ सकते हो, तो दारू के ठेके के 50 मीटर दूर पुलिस खड़ी हो जाएगी और ब्रीथ एनालाइजर दे दोगे आप उसको। अरे वो दारू के ठेके पे घूमने थोड़ी ना गया है, दारू पीने गया है, लेने गया है, तुम्हारा क्या काम। पुलिस को आपने असीमित ताकत दे दी है, कहीं भी किसी को पकड़ ले। और आपने उससे बचने के लिए कई प्रदेशों में परमिट रूम खोल दिए। तो एक राष्ट्रीय दिखती ही नहीं है, एक स्टेट में पूर्ण नशाबंदी, तो वहां के लोग शनिवार इतवार को देखोगे पड़ोसी स्टेट में जा रहे हैं, बंद नहीं हुआ, और वहां नंबर लिखा हुआ डायल नंबर दिस फॉर सर्विस। तो आपको दूसरे प्रदेशों से ज्यादा अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। गोवा जैसी जगह सवेरे 7 बजे हम घूमने गए तो दारू की दुकान खुली मिली। मैंने कहा तुमने क्यों खोल रखी यार, लोग तो शाम को पीते। तो उसने कहा मेरा धंधा नहीं है क्या? मेरा भी धंधा है, और लोग पीते ही थोड़ी ना, ले भी जाते। ही इज राइट, धंधा है। और ऐसा नहीं है कि गोवा में बहुत लोग सब हो गए हैं, जितनी जरूरत है अवेलेबल है, पियो। जितना कंट्रोल करोगे उतना प्रमोशन आप कर रहे हैं बेसिकली। खुला छोड़ो चीजों को, समाज आगे आएगा। आप सरकारी दुकान खोलते हो दारू की और महिलाएं आक्रमण करती हैं उस पर, तो कहते हैं आपने सरकारी चीज में बाधा दी और आप बंद नहीं होने देते, फिर झगड़े होते हैं। समाज की होती तो समाज चाहता बंद कर देता, और घर में पीते। आज लोग बाहर पी के आते हैं और सड़क पर उत्पात मचाते हैं। अगर आप खुला रखते तो परिवार समाज उसकी जिम्मेदारी लेता। कितना चाहिए? जो जंगलों में आदिवासी लोग हैं वहां पीते हैं लोग, लिमिट में पीते हैं, औरतें भी पीती हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीती हैं, सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कोई नशे में पागल है, वो आपसे ज्यादा सभ्य है। तो इन चीजों में जो बेसिक जरूरत है कि आपकी कौम बर्बाद नहीं हो, बहुत पीछे की 1857 की क्रांति से आज के बारे में नहीं, हम 2-3 साल की घटनाओं पे अगर बात दें
तो उड़ता पंजाब सबने पिक्चर देखी होगी। पंजाब एक ऐसा जगह है जहां नशाबंदी सबसे ज्यादा थी, इंटरनल सोशल होने के कारण। उड़ता पंजाब के बारे में ये कहना है कि जो दिखाया है बहुत थोड़ा है। हालत इतनी खराब है कि जो प्रेजेंट नेशनल गवर्नमेंट है, पार्टनर होने के कारण वो वेंचर आउट नहीं किया, उसने हारना स्वीकार किया कि हम नहीं संभाल पाएंगे, चीजें इतनी खराब हो गई हैं। तो अगर सरकारी है तो समाज का कुछ नहीं। कहते हैं कि सारे मिले भगत थी, तो सिस्टम बदला, लोग बदले तो थोड़ी शायद राहत मिली वहां। तो कौम बर्बाद करनी है तो चीजों को आप कंट्रोल में रखो। आपको लालच रहे तो उससे पैसा आता रहे। अफगानिस्तान में कहते हैं कि 2002 से ओपीएम की खेती 3 गुना बढ़ गई है। कौन लोग हैं ये समझ में नहीं आता। न्यू ऑर्लिन में इतना नशा खुलेआम बिकता जितना अफगानिस्तान में नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में भी वही हालत है। तो ये जो व्यापारी हैं, कुछ लोग, कौन है पता नहीं, इनको किसी से दया दृष्टि नहीं है, मोह नहीं है कि मेरी जनता। तो एक कलेक्टिव नेशनल इंटरनेशनल चाहिए, और भारत अपनी विशाल धरोहर के कारण शायद ये काम जल्दी कर सके। अगर कुरान को देखें तो नशाबंदी उसने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं पीना जो मदहोशी हो, बट तब भी आप मजारों के पास गांजा आंजा पीते देख सकते हो, उसकी इतनी नहीं। लेकिन दारू पीना सख्त मना है, उसके लिए अलग से है, और ऐसी कोई चीज नहीं है मदहोशी। उस समाज में दारू, अगर आप दुबई वगैरह देखें तो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ है, मुस्लिम्स घरों में छिपके पीते होंगे, बट सिगरेट वगैरह अलाउड है। तो ये हमको व्यवस्था करनी होगी कि क्या चीजें ठीक हैं क्या नहीं है। शायद अगर हम सोचें तो हम तंबाकू खेती को लिबरलाइज करें। जिसको उगानी है अपना नशा खुद पैदा करो, हुक्का शुरू करो, फिल्टर होके आता है नशा, पूरा उसमें टार निकल जाता है और कोई नुकसान नहीं, थोड़ा सा नशा चलता है। अपना महुआ, अंगूरी ये सब बना सकते हैं। इंडियन मेड फॉरेन लिकर सबसे महंगी, एक्साइज डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर बनता है उसकी बोली लगती है। इस सबसे ऊपर आने की जरूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसका पहला स्टेप है कि सरकार इस मोह से ऊपर उठे कि हम कंट्रोल करेंगे। इसका टैक्स फ्री कोई स्कोप ही नहीं, कोई जिक्र भी नहीं, तब चीजें समाज लेगा और ठीक होंगी। साधु संतों को आगे आना होगा, चाय आय पिए, बंद करें। क्या इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, क्या बिना उसके जिंदगी नहीं चल सकती, तब जाके देश ठीक होगा। और हम दुनिया से कहें कि वो ठीक करेंगे हमें, तो वो तो बिगाड़ ही रहे हैं। जिसके लिए क्रांति हुई वो आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपकी माँ आप बोलते हैं, दंगे होते हैं छोटे छोटे, उसका माँ का तो आपने कबाड़ा कर रखा है। गंगा माँ की कौन सुनेगा, धरती माँ की कौन सुनेगा, वो तो बात की चीजें। तो अगर हमको बचना है तो उससे जो आय होती है उससे बचना है। मेडिकल एक्सपेंसेस को देखें तो आय से ज्यादा है वो। अगर हम बिजनेसमैन भी बने तो भी वो महंगा सौदा है। थैंक यू।